आज हम लोग संविधान में संविधान सभा की बात करेंगे। किस प्रकार से संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में हम लोग डिटेल बात पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात है संविधान सभा की। संविधान सभा के संदर्भ में कुछ डेट्स हैं, उन डेटों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए क्योंकि वो बार बार पूछे जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसी दिन संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना। अस्थायी अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ वह फ्रांस की जो संसद थी उसके यहाँ एक परंपरा थी कि अगर जब सदन पहले बैठता है तो उस समय तो सदन का कोई अध्यक्ष होता नहीं। जब सदन को आहूत किया जाता है, पहली बार जब सदन बैठता है तो उस समय न तो सदस्य शपथ लिए रहते हैं और न ही कोई अध्यक्ष होता है। जब सदस्य शपथ ही नहीं लिए हैं तो अध्यक्ष कौन होगा? तो उसमें ये परंपरा ये है, फ्रेंच परंपरा है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे हम अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं। जैसे कि लोकसभा की जब कार्रवाई आप देखते होंगे तो उसमें जैसे प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है तो वो भी वही होता है जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। तो ऐसे ही संविधान सभा ने उसी परंपरा के तहत अपने सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। 2 दिन पश्चात संविधान सभा ने क्या किया कि 2 दिन पश्चात संविधान सभा ने अपना यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना। क्या चुना? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, तो यह कब चुना गया? 11 दिसंबर को। इसके 2 दिन पश्चात पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। ठीक, पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। अब यह उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित की गई? तो इस उद्देश्य का प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पंडित नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। हम लोग अभी देखेंगे कि उद्देश्य का प्रस्ताव में क्या बात कही गई थी। एक डेट और भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 का जो डेट है, इसी दिन प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता B.R. भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। ठीक, तो प्रारूप समिति की भी हम लोग बात करेंगे। तो ये संविधान सभा से संबंधित कुछ डेट्स हैं। फिर संविधान सभा को संविधान सभा ने बना लिया, पूर्ण रूप से निर्मित कर लिया, तो वो डेट आपकी 26 नवंबर 1949 है। संविधान कब लागू किया गया? वो डेट आपकी 26 जनवरी 1950 है। तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे कि क्यों 26 जनवरी को ही लागू किया गया। अब संविधान सभा जो गठित हुई थी, भारत और पाकिस्तान दोनों एक में थे, तब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की संस्तुति की थी और कैबिनेट मिशन द्वारा संस्तुत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी। 389 सदस्य होने थे उस संविधान सभा में, जिस तब कि भारत पाकिस्तान दोनों साथ थे। लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र बने। और उसकी बात हम लोग 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात कर चुके हैं।
उसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो बात हम लोग किए थे, संविधान सभा से संबंधित क्या बातें थी। संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया था कि संविधान सभा जैसा चाहे जो चाहे उस प्रकार का संविधान बना सकती है। अगर वो चाहती है कि किसी देश को संविधान को हम हूबहू वैसे ही रख लें तो रख सकती है। वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी रद्द कर सकती है। साथ में संविधान सभा को एक और जिम्मेदारी दी गई थी कि वह विधानसभा के भी रूप में कार्य करे। तो ये जो संविधान सभा है इसके दो कार्य हैं। एक तो यह संविधान बना रही है, इस संदर्भ में यह संविधान सभा है। दूसरा कार्य है कि भारत संघ की ये विधायिका का भी, संसद का भी कार्य कर रही है। तो जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी तब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब यह संसद के रूप में बैठती थी तब उसकी अध्यक्षता मावलंकर करते थे। जब संविधान बनाने के लिए इसकी बैठक होती थी तब उसकी अध्यक्षता ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। सेंट्रल हॉल में पहली बैठक इसकी हुई थी और पहली बैठक में 207 जो कैबिनेट मिशन की संस्तुति थी 389 सदस्य होने चाहिए। 389 में 92 प्रांतों से होंगे, प्रांतों से 4 आयुक्त, मुख्य आयुक्त के प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत और 93 रियासतों के सदस्य होने चाहिए थे, रियासतों के। संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त में हुआ था, 1946 जुलाई-अगस्त में। उस चुनाव में किसे कितनी सीटें मिली थी तो कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। स्वतंत्र उम्मीदवार जो थे उन्हें 8 सीटें मिली थी, ठीक। और अन्य पार्टियों को 1-1 सीटें मिली थी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टी है, तो उन पार्टियों को 1-1 सीटें मिली थी। अब जो संविधान सभा के लिए चुनाव होने थे उसमें जातियों की भी बात कही गई थी कि हिंदू के लिए अलग, उनके लिए जो प्रांतों के जो हिंदू सदस्य थे वो उनके लिए चुनाव करेंगे। फिर मुस्लिमों के लिए बात कही गई थी, फिर सिखों के लिए बात कही गई थी। तो ये 3 प्रकार की बातें थी। तो इन तीनों प्रकारों में हम लोग ये देखेंगे कि हिंदू कितने संविधान सभा में, प्रारंभिक जो संविधान सभा थी उसमें कितने थे। तो 163 हिंदू थे, 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति के सदस्य 31 थे, अनुसूचित जनजाति के सदस्य 6 थे। इसी प्रकार से पारसी 3 थे, एंग्लो इंडियंस भी 3 थे और सिख जो हैं वो 4 थे। सिख 4 निर्वाचित हुए थे, एंग्लो इंडियंस भी 3 थे, ठीक। तो इस प्रकार ये जातीय डाटा है उनका। अब जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ तो 2 संप्रभु राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान, भारत संघ और पाकिस्तान। तो 2 संविधान सभा भी अब हो गई, एक भारत की संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा। तो बंटवारे के पश्चात संविधान सभा की जो सदस्य संख्या, भारतीय संविधान सभा की जो सदस्य संख्या रही वो 299 रही, जिसमें 229 सदस्य प्रांतों से निर्वाचित होने वाले थे और 70 रियासतों से 229 प्रांतों से निर्वाचित होने वाले थे, 229 प्रांतों के निर्वाचित सदस्य थे और 70 रियासतों के। मुस्लिम लीग के जो सदस्य, जो क्षेत्र भारत में पड़ गया था और वहाँ के जो सदस्य मुस्लिम लीग के निर्वाचित हुए थे वो संविधान सभा में भाग लिए। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 207 लोग भाग लिए थे, 207 लोग उपस्थित थे पहली बैठक में, क्योंकि मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग नहीं ली। रियासतें भी पहली बैठक में भाग नहीं ली थी, बाद में रियासतें इसमें भाग ली। कांग्रेस के साथ रियासतों का जो समझौता हुआ था उसमें ये बात कहा गया था कि कांग्रेस पहले कह रही थी कि रियासतों के जो प्रतिनिधि होंगे वो निर्वाचित होंगे, सरकार कह रही थी कि निर्वाचित नहीं होंगे, राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे। बाद में ये समझौता हुआ कि आधे निर्वाचित हो जाएंगे, आधे मनोनीत हो जाएंगे। बाद में फिर ये कहा गया कि ठीक है राजा मनोनीत कर दें। तो धीरे धीरे रियासतों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया और जितनी भी रियासतें थी वो सब संविधान सभा में भाग ले ली।
ये जो 4 आयुक्त प्रांत हैं, आयुक्त प्रांत कौन कौन से हैं इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये जो 4 आयुक्त के प्रांत हैं ये है दिल्ली, मारवाड़, अजमेर, पूर्व और बलूचिस्तान या पश्चिमोत्तर। ठीक, तो ये 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत हैं। एक सभी प्रांतों से एक प्रतिनिधि संविधान सभा में होने थे। तो इसकी बात तो खत्म हो गई, ये बंटवारा हो गया। तो बच गए 299। अब 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में हैं, जिसमें से 15 महिलाएं भी हैं। तो महिलाओं की बात हम लोग बाद में करेंगे। इस 299 में 15 सदस्य महिलाएं भी थे, 15 सदस्य महिलाएं भी थी। ठीक, अब संविधान सभा किस प्रकार से संविधान बना रही है? संविधान सभा ने पहले क्या किया कि कोई भी जो बड़ी सभा होती है तो पहले तो उसका अध्यक्ष चुना जाता है। वह काम हो गया है यहाँ। सत्यानंद सिन्हा को वरिष्ठ थे, सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, जैसा कि प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं। बाद में फिर अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। वैसे ही ये फ्रेंच परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार ये कार्य हुआ। अब जब कोई भी बड़ी सभा है तो 389 299 सदस्य हैं। 299 एक साथ बैठे हैं और सब लोग सब विषय पर बात करें तो बात बनेगी नहीं। कोई भी बड़ी सभा को सुचारू रूप से और विशेषज्ञता के साथ उसकी कार्रवाई संचालित की जाए, इसके लिए आवश्यक है कि उसकी कुछ समितियां बना दी जाए, कुछ काम लोगों को सौंप दिया जाए। उससे विशेषज्ञता भी आ जाएगी और सुचारू रूप से उसका संचालन भी हो सकेगा। तो संविधान सभा ने विभिन्न समितियों का गठन किया। समितियां जो बनाई गई, मुख्य जो समितियां हैं, प्रमुख समितियां हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे और समितियां क्या थी। तो जो समितियां बनी थी उन समितियों की अगर हम लोग बात करें तो जैसे संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने के लिए जो समिति बनी थी समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रांतीय संविधान समिति और मूलाधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। इन 2 समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक, इसमें से जो मूलाधिकार समिति है, इस मूलाधिकार समिति इसकी समितियों के 4 उप समितियां भी थीं, जिसमें से मूलाधिकार जो उप समिति है, मूलाधिकार पूछा जाता है बार बार, मूलाधिकार उप समिति, फिर अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक, तो इन उप समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो कौन कौन है? तो इसके मूलाधिकार के जे बी कृपलानी और जो अल्पसंख्यक उप समिति है इसके अध्यक्ष है एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति थी इसके अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी। ठीक, तो ये अब यहाँ पे 2 तरह के सवाल हो सकते हैं कि मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो पटेल जी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं। मूलाधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जे बी कृपलानी है। सवाल की प्रकृति क्या है इस पर निर्भर करता है कि आंसर क्या होगा। अगर बिहार में ऐसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए कि मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वहाँ तो 5 विकल्प होते हैं, ए सही, बी सही, ए आधा सही, बी आधा सही, उस तरह के 5 विकल्प जो होते हैं। तो आपके जब दोनों नाम होंगे तो दोनों नामों को आप रखिएगा, पटेल और जे बी कृपलानी को।
ठीक। अगर सीधा सीधा पूछा जाता है कि मूलाधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो JV कृपलानी है। मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष पूछा जाता है तो पटेल को आंसर लगाना सही है, लगाना उचित होगा। ठीक। अब कुछ अन्य समितियां और समितियां भी हैं। प्रक्रिया नियम समिति है, संचालन समिति है, वित्त एवं स्टाफ समिति है, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, नियम समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति। इन समितियों के और साथ में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज संबंधी समिति। इन चारों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इन चारों समितियों के प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति और जो राष्ट्रध्वज संबंधी जो समिति थी, तदर्थ समिति थी, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब एक और समिति है कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष KM मुंशी है। इसी में जो संचालन समिति है, लेकिन अगर कार्य संचालन समिति पूछा जाए, कार्य संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष KM मुंशी है, KM मुंशी। ठीक। इसके KM मुंशी है। ऐसे ही एक समिति और है सदन समिति, जो कि महत्वपूर्ण है। एक समिति सदन समिति है, उसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। सदन समिति, सदन समिति, सदन समिति, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे सदन समिति के। जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। 7 सदस्य उसके थे, इनके नाम पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग पहले देख लें। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके कार्य की अभी हम लोग बात करेंगे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। 29 अगस्त 1947। ठीक। इसके अध्यक्ष हैं प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस समिति में जो अन्य सदस्य थे, जिसमें आपके सादुल्लाह थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, N माधवराव थे और TT कृष्णमाचारी थे। तो 7 सदस्य हैं इसके। एक तो अध्यक्ष हो गया गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर, KM मुंशी, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, N माधवराव और TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी। ये 7 सदस्य हैं प्रारूप समिति के। N माधवराव और TT कृष्णमाचारी बाद में ये लोग सदस्य बने। N माधवराव सदस्य बने किसकी जगह? BL मित्र पहले सदस्य थे, लेकिन अस्वस्थता के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अस्वस्थता के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इनका स्थान N माधवराव ने लिया। TT कृष्णमाचारी जो DP खेतान थे, DP खेतान इनके पहले सदस्य थे, लेकिन इनका निधन हो गया। निधन होने के पश्चात TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। तो ये बात भी ध्यान रखें कि N माधवराव किसकी जगह सदस्य बने थे, पूछा गया है। ये जो सदस्य बने थे BL मित्र की जगह, ये अस्वस्थता के कारण इस्तीफा दे दिए थे। TT कृष्णमाचारी किसकी जगह सदस्य बने थे? DP खेतान। ये इनका जब निधन हो गया था तब TT कृष्णमाचारी को
सदस्य बनाया गया इस समिति का। ठीक, तो प्रारूप समिति। अब संविधान सभा किस प्रकार से कार्य कर रही है, कितनी समितियां बन गई, महत्वपूर्ण समितियां जो है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति जो थी, नागरिकता संबंधी जो तदर्थ समिति थी, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष जो है वरदाचारी थे। वरदाचारी सर्वोच्च न्यायालय जो तदर्थ समिति थी सर्वोच्च न्यायालय के लिए, और जो नागरिकता संबंधी तदर्थ समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वरदाचारी आर थे। ठीक, अब ये संविधान सभा कार्य किस प्रकार से कर रहा है। सबसे पहले तो उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया, और उस उद्देश्य का प्रस्ताव में कहा गया उस उद्देश्य का प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बनाया जाएगा तथा आगे के शासन संचालित करने के लिए संविधान सभा एक संविधान का निर्माण करेगी। ठीक, दूसरी बात ये कही गई कि भारत का जो भू क्षेत्र है उसका निर्धारण कैसे होगा। तो भारत में जो अब भी क्षेत्र है वो तो भारत के भू क्षेत्र में है ही, बाद में जो भारत में शामिल होंगे वो भी भारत के भू क्षेत्र में होंगे, यह बात कही गई। साथ में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई, राष्ट्रीय एकता और बंधुता की बात कही गई, और साथ में ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, और विश्व में भारत का जो स्थान है वो स्थान दिलाया जाएगा, और भारत जो है विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकेगा यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसी उद्देश्य का प्रस्ताव के आधार पर संविधान का प्रस्तावना तैयार हुआ। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु स्वतंत्र संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो बात कही गई है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो वो प्रस्तावना की बात हम लोग जब संविधान करेंगे उसमें बात करेंगे हम भारत के लोगों की बात। तो यह भारत के लोगों की बात उद्देश्य का प्रस्ताव में ही रखा गया था। ये कहा गया था कि भारत की जितने भी शक्तियां और प्राधिकार हैं सरकार के अंग हैं, उन सबके अधिकार और शक्तियों का स्रोत कौन है, तो भारतीय जनता है। इसीलिए प्रस्तावना में कहा जाता है कि हम भारत के लोगों ने यह संविधान बनाया है। तो वो समस्त जो सरकार के अंगों और सरकार की जो शक्तियां और प्राधिकार हैं उन सबके स्रोत भारत की जनता है। ये उद्देश्य का प्रस्ताव में बात कही गई थी। अब संविधान सभा के समक्ष ये समस्या थी कि किस प्रकार संविधान बनाया जाए। ये समितियां तो गठित हो गई। जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन सभी सदस्यों को लगभग 60 देशों के संविधानों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई कि इसको आप लोग पढ़िए और फिर देखिए कि इसमें से कौन सी चीज़ हमारे संविधान में लेने लायक है। ठीक, तो इस प्रतिलिपियों को पढ़कर फिर आप अपने जिस समिति में है उसमें अपना सुझाव दीजिए। तो ये प्रतिलिपियां 60 देशों की जो प्रतिलिपियां थी वो सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई। उसके बाद जितनी भी समितियां बनाई गई थी ये सभी समितियां अपनी रिपोर्ट किसको करेंगी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति इन रिपोर्टों के आधार पर संविधान का एक प्रारूप बनाएगी और उस प्रारूप के आधार पर संविधान बनाया जाएगा। तो संविधान जो प्रारूप समिति है इसने सभी समितियों की जो रिपोर्ट आ गई उस आधार पर फरवरी 1948 में पहला प्रारूप समिति ने बनाया और इसे भारतीय जनता विश्वविद्यालयों सबके लिए जारी कर दिया गया कि सभी लोग इसका अध्ययन करें और इसमें कुछ अगर जोड़ना है घटाना है तो उसको बताएं। 8 माह के पश्चात जब सभी प्रत्यावर्तन मिल गए उसके पश्चात दूसरा प्रारूप समिति ने संविधान का बनाया अक्टूबर 1948 में। फिर उस प्रारूप पर भी राय ली गई और अंतिम प्रारूप जो बना वो बना नवंबर में 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 के बीच संविधान का पाठ हुआ, उस पर बहस हुई। पहली बार संविधान का पाठ वही किया गया था 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक संविधान का पाठ किया गया, उस पर चर्चा हुई। पहला वाचन, एक तरह से कहिए तो पहला वाचन संविधान का हुआ। जैसे कोई भी विधेयक जब सदन में रखा जाता है तो उसके 3 वाचन होते हैं, वैसे ही संविधान सभा में जब ये संविधान का प्रारूप रखा गया तो उसके भी 3 वाचन हुए। पहला वाचन जो हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच,
पहला जो वाचन हुआ, प्रथम वाचन और इस पर चर्चा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच हुई। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। इसी द्वितीय वाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण द्वितीय वाचन होता है, क्योंकि जितने भी संशोधन प्रस्ताव आदि होते हैं ये सब द्वितीय वाचन में ही रखे जाते हैं। तो ढेर सारे लगभग 7,000 से ऊपर संशोधन प्रस्ताव आए और उसमें से 2473 पर संविधान सभा में विचार हुआ। संशोधन जो आए थे वो 7,000 के ऊपर आए थे, लेकिन जो विचार हुआ 2473 संशोधनों पे, और जब ये संशोधनों पे विचार हो गया उसके पश्चात जो तृतीय और अंतिम वाचन था, तृतीय वाचन या अंतिम वाचन कहिए, यह जो हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। कुल 11 बैठकें संविधान सभा की हुई थी। 11 बैठकें संविधान सभा की हुई थी। तो प्रारूप समिति ने सभी समितियां प्रारूप समिति को रिपोर्ट करती थी, और प्रारूप समिति उसके आधार पर संविधान का जो पहला ड्राफ्ट बनाई वो फरवरी 1948 में, फिर उसे जनता के लिए जारी किया गया 8 माह तक। उसके बाद जनता के विश्वविद्यालयों के सुझावों के पश्चात जो दूसरा प्रारूप तैयार किया गया वो नवंबर में तैयार किया गया, और फिर उस पर विचार लिया गया। उसके पश्चात जो प्रारूप तैयार हुआ वो नवंबर में आपको तैयार होकर 4 नवंबर 1948 को पहला वाचन संविधान का हुआ। इस पर संविधान सभा में चर्चा हुई। फिर द्वितीय वाचन में संशोधन आदि प्रस्ताव रखे गए। लगभग 7,000 से ऊपर संशोधन थे, जिसमें से सिर्फ 2473 संशोधनों पर चर्चा हुई, विचार हुआ। उसके बाद संशोधनों के पश्चात जो संविधान बन के आया सामने, तब 14 नवंबर 1949 को पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव रखा, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन settled by assembly as passed. The constitution as settled by assembly be passed. ये प्रस्ताव रखा उन्होंने, क्योंकि संशोधन तो सब हो चुका था, तो उस पर तो बात होगी नहीं। अब पास किया जाए कि नहीं, क्योंकि जो विधेयक होते हैं उस पर भी जो तृतीय वाचन होता है उसमें सिर्फ यही बात होती है कि इसे पास किया जाए कि नहीं पास किया जाए। तो यही प्रस्ताव अम्बेडकर द्वारा रखा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, और उसको संविधान सभा ने पास कर दिया 26 नवंबर 1949 को। मिति मार्क्सिस शुक्ल 2006 विक्रमी, मिति मार्क्सिस शुक्ल 2006 विक्रमी को, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को यानी इस संविधान को पास कर दिया, और उस दिन भारतीय जनता ने इसे आत्मार्पित कर लिया, अधिनियमित कर लिया। ठीक, अब संविधान जब बन के तैयार हो गया तो इस दिन, अब तो तैयार हो गया, अब लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, उस दिन लागू नहीं किया गया। इस दिन 26 नवंबर 1949 को सिर्फ 15 अधिनियम लागू किए गए थे। वो 15 अधिनियम कौन कौन हैं उनको भी याद रखा जाए, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 अधिनियम कौन से हैं? क्योंकि आगे चुनाव कराना है, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना राष्ट्रपति भी चुन लिया, और आगे चुनाव भी कराना है। तो चुनाव कराने के संदर्भ में कुछ अधिनियमों को लागू करना होगा, क्योंकि नागरिकता निर्धारित करनी होगी, निर्वाचन कौन कराएगा उसको निर्धारित करना होगा। 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं लागू किया गया? तो दरअसल भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें 1929 लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने ये
तय किया था कि उसका जो उद्देश्य अभी तक स्वराज था उसको अब पूर्ण स्वतंत्रता कांग्रेस ने अपना उद्देश्य घोषित किया। राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य है अब पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 2-3 जनवरी को 1930 में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार ध्वजारोहण हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन ने अपना उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दिया था और इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त को मिली। तो ये 26 जनवरी वाली जो तिथि है, जो कि हमारे परंपरा में 1930 से चली आ रही थी और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि थी, एक उद्देश्य जो हमारा पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया था उससे संबंधित तिथि थी। तो इसको अपनी परंपरा में हम कैसे शामिल रखें, जिससे कि हम हर साल 26 जनवरी को यादगार के रूप में रखें, उस दिन कुछ न कुछ करें, इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम अपना लें। तो तय ये किया गया कि इस 26 जनवरी को हम अब स्वतंत्रता दिवस के रूप में तो मना नहीं सकते, क्योंकि 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है। तो इसको कहा गया कि इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे और इसी दिन हम संविधान को लागू कर लेंगे, संविधान को इसी दिन लागू कर देंगे और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय परंपरा में यह तिथि शामिल रहेगी सदैव के लिए। ठीक, तो यही कारण था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को जिन अनुच्छेदों को लागू किया गया संविधान के, तो जिन अनुच्छेदों को लागू किया गया उसमें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, अनुच्छेद 324, 366, 367, 391, 392, 393, इतने अनुच्छेद जो है वो 5, 6, 7, 8, 324, 366 और 367, 379, 80 और 88 भी है। 379, 380 और 388 इसको नीचे इसलिए लिख रहे हैं कि ये अब निश्चित कर दिए गए। 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। ठीक, यह जो है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा, क्योंकि संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना राष्ट्रपति घोषित कर ली, राष्ट्रपति चुन ली। तो राष्ट्रपति का जो शपथ होगा वो किस प्रकार से, तो अनुच्छेद से संबंधित है। 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन का जो अधिकार है वो निर्वाचन आयोग के पास है, ये 324 बताता है। 366 ये परिभाषाओं की बात करता है। 367 निर्वचन की बात करता है, विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषा की गई है और इसमें कुछ व्याख्याएं की गई हैं, निर्वचन किया गया है। 379, 80, 88 और 391 ये अनुच्छेद अब निश्चित कर दिए गए हैं। 391 तक निश्चित कर दिए गए हैं। 392 जो है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। कौन सी कठिनाइयाँ, कि 1935 जो भारत सरकार अधिनियम है, जो कि जिसके अनुसार अभी शासन किया जा रहा है और संविधान जो बनाया जा रहा है, इसमें अगर कहीं विरोधाभास आता है तो उसका समाधान राष्ट्रपति करेंगे, ये 392 कहता है। 393 कहता है कि संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो संविधान का संक्षिप्त नाम होगा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे उसी दिन 26 नवंबर 1949 को। अब संविधान सभा के संदर्भ में कुछ अन्य पद भी हैं, जैसे संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही, 2 उपाध्यक्ष भी थे। एक तो एस सी मुखर्जी थे और दूसरे टी कृष्णाचारी थे। एक उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष जो संविधान सभा के थे, उसमें एक उपाध्यक्ष है एस सी मुखर्जी और दूसरे हैं टी कृष्णाचारी। ठीक, संविधान सभा के जो
अन्य संवैधानिक जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है वो BN राव है। संवैधानिक सलाहकार जो है या कानूनी सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के वो कौन है? VN राव, VN राव। ठीक। ऐसे संविधान सभा के जो सचिव हैं HBR अयंगर, संविधान सभा के जो सचिव थे वो थे HBR अयंगर। HBR अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर नहीं, वो तो प्रारूप समिति के सदस्य थे। सचिव जो है HBR अयंगर हैं। और इसी प्रकार संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे, प्रारूप समिति तो डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में कार्य कर ही रही थी, उस प्रारूप को बनाएगा कौन? उसके जो मुख्य प्रारूपकार थे वो थे LN मुखर्जी। मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी। ठीक। तो ये कुछ प्रमुख अन्य जो पद है इनसे संबंधित है। अब संविधान सभा ने जो कार्य किया, संविधान बना लिया, उस संविधान को जो मूल प्रति है उसको लिखा कैसे जाएगा? पहले मूल प्रति हिंदी में थी, तो उसको लिखा कैसे जाएगा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में संविधान को लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को इटैलिक श्रेणी में लिखा। और संविधान जब आप देखते हो तो उस पर उसको अलंकृत भी किया गया है विभिन्न फूल पत्तियाँ आदि बना के। तो उसका अलंकरण जो जिन लोगों ने किया वो शांति निकेतन के दो लोग थे, एक व्यूहर राम मनोहर सिन्हा और दूसरे थे नंदलाल बोस। तो संविधान को लिखा किसने? मूल प्रति को तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा किसमें लिखा है इन्होंने? किस शैली में? इटैलिक शैली में। इटैलिक शैली में लिखा गया। ठीक। अलंकरण किसने किया? अलंकरण शांति निकेतन के दो लोग हैं। एक तो है व्यूहर राम मनोहर सिन्हा और दूसरे हैं नंदलाल बोस। ठीक। अब संविधान का जो हिंदी प्रारूप है उसको किसने लिखा? तो उसको लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी में जो संविधान लिखा गया उसको किसने लिखा? उसको लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने। जो संविधान का हिंदी में लिखा गया संविधान उसको लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको लिखा। और इसका अलंकरण किसने किया? नंदलाल बोस। हिंदी में जो लिखा गया उसको लिखा किसने? बसंत कृष्ण वैद्य ने। और इसका अलंकरण किया नंदलाल बोस ने। तो ये संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अब संविधान की जब विशेषता हम लोग बात करेंगे तो उसमें और सारी बातें करेंगे। इस संविधान सभा की कई लोगों ने आलोचना भी की है। संविधान सभा की आलोचना भी बहुत की गई है। जैसे ऑस्टिन कहते हैं कि यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा को कहते हैं कि एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। यह ऑस्टिन का कहना था। विस्काउंट ने कहा कि यह हिंदू निकाय है। संविधान सभा को उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं का निकाय है। इसी प्रकार जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल, वो कहते हैं कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व ये संविधान सभा करती है। सिर्फ भारत के एक बड़े दल का प्रतिनिधित्व ये संविधान सभा करती है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऐसा चर्चिल का कहना था। ऑस्टिन का कहना था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। ठीक। तो इस तरह की आलोचनाएं की गई। एक आलोचना और की जाती है कि संविधान सभा
के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं किया गया, अप्रत्यक्ष किया गया। तो उस समय की परिस्थितियां थी, जल्दी संविधान सभा को गठित करना था, इसलिए नहीं किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव कराने में समय लगता, निर्धारित करना पड़ता वोटरों को, और बड़ी संख्या में वयस्क मताधिकार से वोटिंग कराया जाता, तो उसके लिए ढेर सारा समय लगता। भारत की उस समय की परिस्थितियाँ इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी, इसलिए यह अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान सभा का कराया गया। संविधान सभा में जो प्रांतों के प्रतिनिधि थे, तो किसके सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि थे? तो सबसे बड़ा जो प्रांत था संयुक्त प्रांत, जो आज उत्तर प्रदेश है, तो संयुक्त प्रांत के सबसे अधिक प्रतिनिधि थे, 55 प्रतिनिधि। उसके बाद मद्रास आता था, उसके 49 प्रतिनिधि थे। उसके बाद बिहार के 36 प्रतिनिधि थे। इसी प्रकार जो रियासतें थीं, जो 70 सीटें रियासतों की थी, तो रियासतों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ से थे, किस रियासत के थे? तो मैसूर के थे, 7 सदस्य थे। और दूसरे नंबर पर ट्रावनकोर था, दूसरे नंबर पर रियासतों में ट्रावनकोर था, जहाँ से 6 प्रतिनिधि, 6 सदस्य संविधान सभा में थे। तो संविधान सभा संबंधी जो सामान्य बातें जो पूछी जाती हैं संविधान सभा से, वो हम लोग बात कर चुके हैं। अब संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे, फिर हम लोग देखा जाएगा कि संविधान को आगे बढ़ाया जाए।